चलिए, लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट द एवोगैड्रोस लॉ. In which we said that equal volumes of all the gases, irrespective of their size, shape, they will have equal number of molecules. ठीक है, चाहे हम कोई भी गैस ले लें, उनकी सेम वॉल्यूम्स लें तो उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन दिस लॉ नाउ वी आर गोइंग टू डू द एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रो लॉ. ठीक है, एवोगैड्रो लॉ की हम एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं. Okay, the first application is determining the atomicity of elementary gases. कि जो गैसेस हम यूज कर रहे हैं हम उनकी क्या डिटरमिन करेंगे, एटॉमिसिटी डिटरमिन करेंगे. ठीक है, चलिए लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर, जहां पर हम यूज करते हैं हाइड्रोजन and oxygen that is going to combine to give you water. ठीक है, ये हम एग्जांपल करते हैं. अब अगर हमने लास्ट टाइम भी एवोगैड्रो रूल के अकॉर्डिंग कहा था कि इसकी 2 वॉल्यूम्स यूज हो रहे हैं. ठीक है, 2 वॉल्यूम्स ऑफ दिस दे आर यूजिंग. हियर वी आर यूजिंग 1 वॉल्यूम ऑफ दिस, सो इट इज गिविंग यू 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर. पढ़ा था ना हमने ये लास्ट टाइम इन द गेल-यूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. ठीक है, कि हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम्स में कंबाइन कर रही है, ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम में और वाटर जो है वो 2 वॉल्यूम्स में कंबाइन कर रही है. ठीक है, अब अगर मैं इस पे एवोगैड्रो लॉ अप्लाई करूं, जो क्या कह रहा है कि अगर वॉल्यूम्स सेम है, ठीक है, तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे. ठीक है, तो अगर इस वॉल्यूम को मैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज कर दूं, तो 2 वॉल्यूम का मतलब क्या है कि 2n मॉलिक्यूल्स हो गए. अगर मैं ये सपोज कर रही हूँ दैट 1 वॉल्यूम इज हैविंग n मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इफ आई एम कंसीडरिंग दैट 1 वॉल्यूम इज हैविंग n मॉलिक्यूल्स, तो 2 वॉल्यूम का मतलब क्या है, यहाँ पे 2n मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ पर n मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. अगेन हियर विल बी 2n मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो दोनों लॉज हमने कंबाइन किए हैं. वो वाला लॉ कंबाइन करके हमने गेल-यूसेक लॉ को कंबाइन करके वॉल्यूम्स बताई हैं, और एवोगैड्रो लॉ को वॉल्यूम से हम नंबर्स में ले आए. ठीक है जी, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं. ठीक है, यहाँ से सब में से n कॉमन आ रहा है, तो n को हम कॉमन ले लेंगे. सो वी आर लेफ्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल. क्लियर? ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, नाउ वी आर गोइंग टू टेक 2 कॉमन आल्सो. ठीक है, यहाँ से अब हम 2 कॉमन भी ले लेंगे, तो वी आर लेफ्ट विद 1 मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल. ठीक है, यानी कि हम 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचा. ठीक है जी, ओके. तो यानी कि वाटर किसका बना हुआ है, वाटर में 1 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, हाफ मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन. ठीक है, अब क्या किया गया, the molecular mass of this water it was basically determined. ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो था वो यूजिंग द स्टडीज वो डिटरमिन किया गया एंड इट केम आउट टू बी 18 AMU. ठीक है, 18 AMU निकला वहां से, जो क्या शो करता है कि इसमें जो 2 ग्राम्स है या 2 AMU और 2 पार्ट्स जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं और 16 पार्ट्स जो हैं वो ऑक्सीजन के. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स यूज हो रहे थे. ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा दैट 2 पार्ट्स दे आर ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 पार्ट्स आर ऑफ ऑक्सीजन. यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पे वेट हमने बता दिया 2 AMU है, इसका यहाँ पे 16 AMU है. ठीक है जी, अब 16 AMU is the weight of 1 atom of oxygen. ये देखो हाफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ मॉलिक्यूल है? हाफ मॉलिक्यूल मतलब एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि अगर एक एटम का मास 16 है तो एक मॉलिक्यूल में क्या होगा? वन मॉलिक्यूल विल बी हैविंग 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो ये उन्होंने यहां से डिड्यूस किया। चलिए नाउ लेट्स डिफाइन द एटॉमिसिटी। Atomicity, it is the number of atoms ठीक है कि कितने एटम्स प्रेजेंट है इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, that how many atoms they are present in one element, in one molecule of that element or compound. So let's define the atomicity. Like O2 is having 2 atoms. ठीक है, जो भी हमने पढ़ा ही है। HCl 1 हाइड्रोजन है एंड 1 क्लोरीन एटम। ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाती है? दिस इज 2। इन द सिमिलर वे एटॉमिसिटी ऑफ CH4, एटॉमिसिटी ऑफ CH4 कितनी है? हाँ जी, यस, व्हाट इज द एटॉमिसिटी? राइट। ठीक है, तो ऐसे हमने एटॉमिसिटीज बता दी है। ओके, सो दिस इज 5। ओके, the second application of Avogadro's law, so that is the determination of the vapor density. So again this is for the gaseous, ठीक है, गैस के लिए टर्म है vapor density। and molar mass relation। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी का और मोलर मास का क्या रिलेशन है? दिस विल बी हेल्पफुल टू यू इन दी फर्दर टॉपिक्स जहां पर हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टडी करेंगे, तो वहां पर हम इस टर्म को यूज करेंगे, इस रिलेशंस को यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेपर डेंसिटी क्या है एक्चुअली। ठीक है, सो वेपर डेंसिटी इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द मास ऑफ any particular volume of a gas, जिसको हम VML कह रहे हैं। ठीक है, so it is a ratio of the mass of certain volume of gas to the mass of same volume of hydrogen। ठीक है, so it is the mass of a particular volume of a gas। अगर मैंने उस गैस की वॉल्यूम VML ली है, ठीक है, तो सेम ml of मैं किसका मास लूंगी? हाइड्रोजन। so that is called as vapor density। ठीक है, and again here the conditions must be same। Similar conditions of temperature and pressure should be there। okay, हाँ जी, क्लियर है बेटा? ठीक है, समझ आया ये? ओके, तो अब हमने एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है? सपोज वी आर टेकिंग द एनटीपी कंडीशंस, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम ऑफ गैस, equal volume of gas will have equal number of molecules according to Avogadro hypothesis। एवोगैड्रो ने क्या कहा कि अगर हम वॉल्यूम्स इक्वल ले रहे हैं तो उनमें नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, अगेन कंसिडरिंग VML will be having n molecules। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कंसिडर कर रही हूँ कि अगर मैं कोई भी VML ऑफ गैस ले रही हूँ तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उस गैस के वो n होंगे। So can I replace here VML with the n molecules according to the Avogadro hypothesis? तो यहाँ पर भी हमने n molecules लिख दिया। ठीक है बेटा, हाँ जी, क्लियर हुआ?
अब n दोनों में से कॉमन है, ऊपर भी n आपने कॉमन निकाल लेना है, यहाँ पे 1 बच गया, इधर भी आपने n कॉमन निकाल लेना है, तो अगेन यहाँ पर भी 1 बच गया, तो n और n कट गए। दैट मीन्स मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? इज इट क्लियर टिल नाउ? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, अब हम अगर अपना रिलेटिव मोलर मास को डिफाइन करते हैं, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा है, दैट रिलेटिव मोलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, हमने जब पढ़ा था दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि ये मॉलिक्यूलर है तो वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट लेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम स्टडी की है इन द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, क्योंकि मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, तो यहाँ पे वन मॉलिक्यूल आ जाएगा विद द हाइड्रोजन। जब मैंने स्टार्टिंग में किया था तो मैंने आपको बताया था दैट फर्स्टली वी टेक हाइड्रोजन एज अ स्टैंडर्ड, फिर हाइड्रोजन था जो था वो सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए हम ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए। आफ्टर शिफ्टिंग टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के आइसोटोप्स इंटरफेयर कर रहे थे, तो हमने जो लास्ट स्टैंडर्ड यूज किया था इट वाज कार्बन। याद आया आपको? डू यू रिमेम्बर? ठीक है, तो हमने लिखा था मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, बट क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कार्बन नहीं कंसीडर कर रहे, वी आर स्टार्टिंग विद द हाइड्रोजन। When we assume that hydrogen we are taking as the relative element. समझ आया? अब देखो, अब हमने क्या करना है, we are going to split this term. वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है? अभी हम क्या पढ़ के आए हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे? 2 एटम्स। अभी हम पढ़ के आए हैं ना, राइट, दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इट विल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? Can I write this term, one molecule of hydrogen, as 2 बाहर और इधर 1 एटम? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? Can I write this term like this? ठीक है, लिख सकते हैं ना? तो अभी ये देखो, क्या ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म एक दूसरे में मैच हो रही है कि नहीं? ये जो मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखा और जो ऊपर फॉर्मूला आया, क्या ये दोनों सेम बन रहे हैं कि नहीं? दीज आर सेम। ठीक है, सेम बन गया ना ये फॉर्मूला? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? क्योंकि ये सारा फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया है? रिलेटिव मोलर मास, और सिंपली आई कैन राइट डाउन एज मोलर मास ओवर 2। ठीक है, लिख सकती हूँ मैं। ओके, नाउ फाइनली molar mass is equal to 2 into vapor density. So this is the final formula that we have derived. तो ये आपने याद रखना है कि मोलर मास किसके इक्वल होता है? 2 times of vapor density. हाँ जी बेटा, any doubt to anyone? Any doubt to anyone? ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ओके, नेक्स्ट is the concept of
average atomic masses. Next is the concept of average atomic mass. तो अगेन इसके भी न्यूमेरिकल्स हमने स्टडी किए हुए हैं, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं हम, ओके। सो व्हेनेवर वी आर हैविंग वन और मोर आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट, सो एवरेज एटॉमिक मास इट इज इक्वल टू द मास नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज प्लस मास नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे क्या देते हैं, और फर्स्ट आइसोटोप। Similarly, mass number of second isotope, ठीक है, इनटू हमने करना है उसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फर्स्ट प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड, ठीक है। निकाला हुआ है ना हमने ऐसे, हाँ जी निकाले हुए हैं ना एटॉमिक मासेस, एवरेज एटॉमिक मास। तो क्विकली कैलकुलेट करो। फ्लोरीन के 2 आइसोटोप्स गिवन है that are having atomic mass unit as 34.97 U, ठीक है, और दूसरे का है 36.97 U, and their relative abundance, their percentages they are given to you as 0.735, ठीक है, and second is 0.245. So you have to calculate the average atomic mass. Calculate it, beta. चलिए do that for homework, ठीक है, मैं कल आपसे इसका आंसर पूछूंगी, राइट। चलिए।